मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कल यानी कि इससे रिसेंट वाली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बात किया था, आई गेस टिल हियर और मे बी, हाँ इस क्वेश्चन तक हमने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसमें वो कह रहा है कि सेल वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स लिम्फोसाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यूनिटी के लिए। हाँ, लिम्फोसाइट्स अब क्या चीज़ है मैं बता देती हूँ, जिन्हें नहीं पता। अगर हम बात करें इम्यूनिटी की तो बात आती है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की, जिन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको वर्ड आता है वाइट से, यानी कि जिसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, और साइट सेल के इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकोसाइट्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनमें से एक हमारे पास, अच्छा एक होता है ग्रैन्युलेटेड ल्यूकोसाइट्स, एक होता है ग्रैन्युलेटेड ल्यूकोसाइट्स। ग्रैन्युलेटेड के अंदर एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और जो ग्रैन्युलेटेड होता है, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, उनके अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं और माइक्रोफेज आता है। लिम्फोसाइट्स में हमारे पास T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स आते हैं, और इनका काम होता है एंटीबॉडी बनाना। अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट WBC की, ल्यूकोसाइट्स की, जो कि इम्यूनिटी के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं, वो कौन से हैं? वो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं ब्लड वेसल्स हाईएस्ट प्रेशर। सबसे हाईएस्ट प्रेशर किस ब्लड वेसल के अंदर होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, तो एओर्टा यहाँ पर सही जवाब है। वैसे अगर हम वेन और हमारी आर्टरीज़ को भी कंपेयर करें तो उनमें आर्टरीज़ के अंदर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। और एओर्टा तो वैसे ही सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और इसका काम होता है हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेकर जाना। तो ब्लड प्रेशर इसके अंदर सबसे मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसे कहा जाता है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं? ये काम करते हैं सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, यानी कि जब बॉडी के WBC अपनी बॉडी के खुद के एंटीजन यानी कि खुद के सेल्स को मारना शुरू कर दें, यानी कि सेल्फ WBC हमारी बॉडी का खुद का सेल है, ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ अगेंस्ट यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाना। WBC हमारी बॉडी का सेल है, वो दूसरे सेल्स को ख़त्म करे, मारे, तो सेल्फ अगेंस्ट सेल, खुद के सेल्स खुद ही के ख़िलाफ़ काम करें, तो सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ के प्रिंसिपल के ऊपर हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ काम करती है। इसका एक एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन किया था इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से रिलीज़ होता है। ये रिलीज़ हो रहा था पैराइटल सेल, जिसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या था? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाना। विटामिन B12 का काम होता है ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाना। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, RBC की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस केस के अंदर यानी कि B12 एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रोडक्शन के अंदर, इसकी डेफिशिएंसी से परमिशियस एनीमिया हो सकता है। परमिशियस एनीमिया क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, परमिशियस एनीमिया एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। ठीक है, और वो काम करता है सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब परमिशियस एनीमिया होता है तो जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर को किल करने लगता है, तो विटामिन B12 प्रोड्यूस नहीं होता। विटामिन B12 प्रोड्यूस नहीं होता तो एक सेकेंड, विटामिन B12 नहीं, सॉरी थोड़ा सा मिक्स हो गया, आई एम सॉरी, माय बैड। दोबारा से समझता है क्या होता है। परमिशियस एनीमिया के अंदर आपका इंट्रिंसिक फैक्टर बनना बंद हो जाता है। उस केस के अंदर बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ब्लड सेल्स नहीं बनते, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, और इसी को हम परमिशियस एनीमिया कहते हैं। होपफुली अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है हमारे पास कि भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। उसके बाद ह्यूमन गट के अंदर आपने देखा होगा काइलोमाइक्रोन, हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स को, ग्लूकोज को, न्यूक्लियोटाइड्स को तो एब्जॉर्ब कर लेती है,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको विलाई बोला जाता है. विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होता है, वो एब्जॉर्ब करता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को. लेकिन जो फैटी एसिड होता है, जो लिपिड होती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो इस तरीके से वेजल्स आती हैं. तो एक स्पेशल लिम्फ वेसल आती है जिसका नाम लेक्टियल होता है, उसमें ये फैटी एसिड एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन. एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं. पूछ रहे काइलोमाइक्रॉन किससे बना हुआ होता है, तो भाई काइलोमाइक्रॉन क्या होता है, ये बीच में लिपिड आता है, लिपिड का मॉलिक्यूल, और उसकी कवरिंग, उसकी कोटिंग या कवरिंग होती है प्रोटीन से. तो इसीलिए काइलोमाइक्रॉन बना हुआ होता है फैट्स एंड प्रोटीन से. नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, समझ लेते हैं. हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे. हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं. एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन और एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली सेल के अंदर जाके काम करें. उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियस के करीब होंगे, तो उसे स्टेरॉयड हार्मोन बोला जाता है. ऐसा क्योंकि वो लिपिड से बने हुए होते हैं, स्टेरॉयड से बने हुए होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं. तो हमारा सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, तो वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन एक हार्मोन्स का टाइप होता है पेप्टाइड हार्मोन्स. ज़्यादातर हार्मोन्स स्टेरॉयड होते हैं, कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं. तो जो हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन होता है उसको वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो बेसिकली उस हार्मोन का इफ़ेक्ट जो है वो सेल पे डालता है. ठीक है, तो इन जो पेप्टाइड हार्मोन होता है इनका रिसेप्टर सेल के बाहर होता है, और इनका जो मैसेज है वो सेल के अंदर कौन लेकर जाता है, सेकेंडरी मैसेंजर, एक थर्ड पार्टी होती है इस केस के अंदर, पेप्टाइड हार्मोन्स के केस के अंदर. अच्छा, उसके बाद सारे हमारे ऑलमोस्ट जितने भी फ्रेश वाटर या फिर मेराइन वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर वाटर रेगुलेशन होती है, तो उसके बारे में पूछा हुआ है. उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो यानी कि फॉर वाटर एंड रेगुलेशन फॉर मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस के लिए रेगुलेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है. पानी का बैलेंस रखना बॉडी के अंदर, और ऐसा सारे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर एनिमल्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है. ठीक है, उसके बाद मरीन एनवायरनमेंट के अंदर आपकी किडनी से जनरली कौन सा आयन रिलीज़ होता है. ठीक है, ऑप्शंस में आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और क्लोरीन दिया हुआ है. यहाँ पे सही जवाब है मैग्नीशियम. अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आपकी किडनी जो होती है साथ ये, अच्छा मेरीन एनिमल्स की बात हो रही है, उनकी किडनी के अंदर उनकी बात हो रही है. ठीक है, ह्यूमन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. मरीन इन्वायरमेंट के ज़्यादातर जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जो मरीन उनका इन्वायरमेंट सॉल्यूट उनके इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, उस केस के अंदर किडनी से मैग्नीशियम आयन रिलीज़ होता है. ऐसा क्यों है, क्योंकि किडनी के पास मैग्नीशियम आयन जो है उसकी अबंडेंस होती है. तो जनरली ये चारों ही आयन्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिलीज़ होता है. ये मेन होता है क्योंकि किडनी के पास इसकी अबंडेंस होती है.